हेलो स्टूडेंट, आज मैं कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए प्राकृतिक संसाधन हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र इस पर चर्चा करूंगी। ये कक्षा 10th के विद्यार्थियों की 5वीं यूनिट है जो 5 नंबर की लगी हुई। इससे बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के प्रश्न पूछे ही जाते हैं और इस साल इस वाली यूनिट से 5 से अधिक प्रश्न पूछे गए थे। आइए देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र और हमारा पर्यावरण से किस तरीके के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। नए विद्यार्थी जो 9th की परीक्षा देकर 10th में प्रवेश करने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। आइए देखते हैं पर्यावरण होता क्या है, पहले ये जानेंगे। पर्यावरण शब्द परिधन आवरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है परिवृत्त आवरण, सराउंडिंग कवर। जीव के चारों ओर उपस्थित वह क्षेत्र जो उन्हें घेरे रहता है तथा उसकी जैविक क्रियाओं पर प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट या अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से प्रभाव डालता है, पर्यावरण कहलाता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि पर्यावरण हमारे चारों ओर या हमें चारों ओर से घेरे हुए है, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। और पर्यावरण हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इफेक्टेड भी करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एनवायरमेंट या पर्यावरण। अब इसी में दूसरा टॉपिक आपका आता है अपशिष्ट पदार्थ क्या है। ये इस साल प्रश्न 6 नंबर में पूछा गया था। अपशिष्ट पदार्थ या वेस्ट सब्सटेंस वर्तमान में पर्यावरणीय असंतुलन के कारणों में उत्पन्न अपशिष्टों का अनुचित प्रबंधन प्रमुख है। अब अपशिष्ट होते क्या है, यूज करने के बाद जो पदार्थ बचा हुआ रहता है उसको हम अपशिष्ट या बचा हुआ या वर्ज्य पदार्थ भी कहते हैं। जैसे सब्जियां हम लोगों ने बनाई वो तो सब्जियों के छिलके जो निकले हुए हैं उसको हम अपशिष्ट पदार्थ कहेंगे, क्योंकि यूज करने के बाद बचा हुआ जो भी मटेरियल होगा वो अपशिष्ट पदार्थ के अंतर्गत आएगा। आगे अनुपयोगी या अवांछित या फेंक दिए गए पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। अवांछित मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है या हमारी इच्छा के विरुद्ध है, वो पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ या वेस्ट मटेरियल कहलाते हैं। अपशिष्ट पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। ठोस अपशिष्ट पदार्थ जिसको सॉलिड वेस्ट कहेंगे, जिसमें नगरपालिका का कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट जो फैक्ट्रियों से निकला हुआ वेस्ट मटेरियल होगा वो, कृषि अपशिष्ट कृषि में दाने निकालने के बाद जो भूसी वगैरह बचती है वो कृषि अपशिष्ट के अंतर्गत आएगी। दूसरा गैसीय अपशिष्ट, गैसियस वेस्ट, उद्योगों की चिमनी, वाहनों से निकला धुआं, ये गैसीय अपशिष्ट में आएगा। तरल अपशिष्ट लिक्विड वेस्ट, बाह्य मल, औद्योगिक रसायन और रंजक पदार्थ ये आपके लिक्विड वेस्ट में आएंगे। अपशिष्ट को 2 श्रेणियों में विभाग किया जा सकता है, जिसमें जैव निम्नीकृत पदार्थ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, अजैव निम्नीकृत पदार्थ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। जैव निम्नीकृत पदार्थ वो होते हैं जो एनवायरमेंट में फेंकने के बाद सूक्ष्म जीवों द्वारा स्वतः नष्ट हो जाते हैं या अपघटित हो जाते हैं, वो जैव निम्नीकृत पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अजैव निम्नीकृत पदार्थ वो होते हैं जो एनवायरमेंट में या वातावरण में फेंकने के बाद सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं द्वारा स्वयं नष्ट नहीं होते हैं और प्रदूषण का कारण बनते हैं, वो अजैव निम्नीकृत पदार्थ कहलाते हैं। आइए देखते हैं आंसर राइटिंग कैसे करनी है। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस या जैव निम्नीकृत पदार्थ वे पदार्थ जो वातावरण में कुछ समय बाद स्वतः ही ऊष्मा या सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं द्वारा नष्ट या अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकृत अपशिष्ट कहलाते हैं। अब इसमें आपको एग्जाम्पल याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल से आपका प्रश्न आता है। उदाहरण कार्बनिक कचरा जैसे जूट, फलों तथा सब्जियों के छिलके, मृतदेह, मल आदि। इसी में बाह्य मल आदि ये जैव निम्नीकृत पदार्थों के अंतर्गत ये उदाहरण आएंगे, जो एनवायरमेंट में फेंकने के बाद ये स्वतः ही गल जाते हैं सूक्ष्मजीवों की क्रियाओं द्वारा। जैव निम्नीकृत पदार्थों के प्रभाव निम्न है। इनसे क्या इफेक्ट होता है एनवायरमेंट में। जैव निम्नीकृत पदार्थों के अपघटन होते समय अत्यंत तीव्र दुर्गंध उत्पन्न होती है। औद्योगिक अपशिष्टों को मृदा में दबाने से मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। अगर हम औद्योगिक अपशिष्ट जो निकले हुए हैं उनको मिट्टी में दबा दें, किसी तरीके से हम जो वेस्ट मटेरियल है उसको किसी तरीके से निपटा दें, तो उसके लिए अगर हम मिट्टी में इनको दबाते हैं तो जो मिट्टी की उपजाऊपन होती है वो कम हो जाती है, जिससे फसल की उत्पादकता भी कम होने लगती है। जब मिट्टी खराब होगी तो निश्चित बात है कि जो कृषि की प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो जाएगी। जल स्रोतों में ये अपशिष्ट डालने पर ये भी प्रदूषित हो जाते हैं तथा अनेक जल जनित रोगों के कारण बनते हैं। अगर जल स्रोत जैसे तालाब, झील, झरना, नदियों में इस अपशिष्ट को हम डाल दें तो जो जल स्रोत होगा वो भी प्रदूषित हो जाएगा और अनेक जल जनित और जल से होने वाले जो भी अशुद्ध जल हो जाएगा, तो जल से होने वाले जो भी रोग होंगे वो जानवरों को, मनुष्यों को आदि लोगों को हो सकते हैं। अगला देखेंगे अजैव निम्नीकृत पदार्थ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ये अपशिष्ट सूक्ष्मजीवों, विकिरण, ऑक्सीकरण या रासायनिक अपघटन की प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा विघटित होकर उपयोगी पदार्थ के रूप में परिवर्तित नहीं होते हैं, अजैव निम्नीकृत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच, प्लास्टिक, अपमार्जक, DDT आदि। अब इतने सारे
ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, इन्वायरमेंट में फेंकने के बाद सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं के द्वारा ये गलते नहीं हैं। जैसे कांच मानव निर्मित है तो ये नहीं गलेगा, प्लास्टिक भी मानव निर्मित है, और अपमार्जक ये घर से निकला हुआ सर्फ कपड़े धोने के बाद, और कॉकरोच को मारने वाली जो दवा होती है वो, ठीक है। तो जितने भी हम डिटर्जेंट यूज करते हैं वो अपमार्जक के रूप में या हाउस होल्ड के रूप में वर्क करते हैं। इसी तरीके से खेतों में छिड़काव करने पर कीटनाशक दवाई DDT, डाइक्लोरो डाइफ्लाइट ट्राइक्लोरोएथेन इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी रासायनिक पदार्थ है जो कि इन्वायरमेंट में एक बार यूज करने के बाद ये नष्ट नहीं होता है और काफी टाइम तक इन्वायरमेंट में अपना प्रभाव छोड़ता रहता है। अजैव निम्नलिखित पदार्थों के प्रभाव। अजैव निम्नलिखित पदार्थों के प्रभाव निम्न है। कीटनाशकों के लंबे समय तक अपघटित न होने के कारण ये मृदा एवं वायु में से आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जीवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कीटनाशक जो कि DDT मैंने आपको ऊपर बताया, कीटनाशकों का अगर हम लंबे समय तक अपनी फसलों में छिड़काव करते हैं तो ये अपघटित होकर मृदा एवं वायु में से कहाँ पहुंच जाते हैं, जो फूड चेन होती है उसमें प्रवेश कर जाते हैं और जीवों को भी नुकसान कर सकते हैं। ये जल को प्रदूषित करते हैं और जलीय पारतंत्र को भी नष्ट करते हैं। तो इस तरीके से इनके अजैव निम्नलिखित जो पदार्थ होते हैं उनके इफेक्ट भी बहुत बुरे होते हैं और जिससे काफी सारा नुकसान एनवायरनमेंट में होता है और प्रदूषण का ही कारण बनते हैं। तो मैंने आज आप लोगों के साथ पहला लॉन्ग क्वेश्चन शेयर किया है इस लेसन का। इसके आगे मैं इसी तरीके से रेगुलर आपको इस लेसन को करवाने का प्रयास करूंगी। जो नई परीक्षा देंगे बच्चे 2026 में, वो अगर शुरुआत से इसको कंटिन्यू करेंगे तो इसी तरीके से नोट्स जो मैं बना रही हूँ ये बोर्ड में इसी तरीके से लिखना होता है और इम्पॉर्टेंट भाषा मैंने लिखाने का प्रयास किया है। इसके आधार आपको समझाया भी है। शायद आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो।